नमस्कार। आइए सुनते हैं कहानी जीवन की वर्तनी। वह रविवार की एक अलसाई सी सुबह थी जब मेरी छोटी बुआ का लड़का केशव अचानक मुझे फोन किया कि वह पटना में ही है और थोड़ी ही देर में मुझसे मिलने और अपनी बेटी नेहा की शादी का निमंत्रण पत्र देने मेरे घर आ रहा है। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि पूरे 10 वर्षों से वह पटना आता भी था तो मुझसे मिलने नहीं आता था, न ही फोन करता था। जाने कौन सी बात उसके दिल में चुप गई थी। एक समय ऐसा भी था जब केशव मेरे सगे भाई से भी बढ़कर था। हमारे संबंध इतने मजबूत थे कि एक अंतरंग दोस्त की तरह हम दोनों हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते थे। और अब आलम यह था कि रिश्ते का होना या न होना कोई मायने नहीं रखता था। कहते हैं मन में शिकायतों का चाहे कितना बड़ा पुलिंदा क्यों न हो, पर मायके से आमंत्रण की आशा ही दिलो दिमाग को उल्लास से भर देता है। यही सोचकर मन मेरा अनादित था कि अंततः केशव को उससे मात्र 6 महीने बड़ी अपनी बाल सहचर मनुदी का प्यार खींच ही लाया। फोन करने के घंटे भर बाद ही वह हंसता मुस्कुराता पहले की तरह मेरे सामने खड़ा था, पहले से ज्यादा स्मार्ट और चुस्त दुरुस्त। इतने दिनों में उसकी पत्नी स्मिता ने ठोक पीट कर उस सरल व्यक्ति वाले केशव को काफी कुछ बदल दिया था। पास आकर जब उसने मेरे पांव स्पर्श किया तो अनायास ही हम दोनों की आंखें भर आईं। इतने में मेरे पति हरीश जी भी वहां आ गए थे। कुछ देर तक औपचारिक और घर परिवार की बातें होती रहीं। हमेशा की तरह जब वह अपने जीजाजी से किसी राजनीतिक चर्चा में व्यस्त हो गया तो मैं उठकर चाय नाश्ते का इंतजाम करने चली गई। हाथ भले ही मेरे कामों में लगे थे, पर दिलो दिमाग पर यादों का बवंडर सा उठ खड़ा हुआ था। केशव को देख बार बार मुझे नैना बुआ की याद आ रही थी। ऊंचे कदकाठी और तीखे नैन नक्श वाली नैना बुआ काफी सुंदर थी। उनका बस एक ही सपना था, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने का। पर अक्सर जो हम चाहते हैं वह हमें मिलता नहीं, जो हमें मिलता है वह हमें मंजूर नहीं होता। इसी पाने और खोने के जद्दोजहद में जिंदगी निकल जाती है। छोटी बुआ के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। उनका बचपन से सपना था डॉक्टर बनने का। किसी भी डॉक्टर को देखती तो वह अभिभूत हो जाती, पर 6 भाई बहनों वाले उनके लंबे चौड़े परिवार में उनके सपनों का कोई मूल्य ही कहाँ था। उनके बीए का फाइनल एग्जाम समाप्त होते ही दादाजी ने अपनी अंतिम जिम्मेदारी नैना बुआ की शादी कर निश्चिंत हो गए और नैना बुआ अपने सपनों की गठरी संभाले ससुराल चली आईं, जहां उनके पढ़ाई की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। फूफा जी एक प्राइवेट नौकरी में थे। उनकी आमदनी इतनी कम थी कि उससे घर का खर्च चलाना ही बहुत मुश्किल था। शादी के 3 वर्ष पूरा होते होते उनके 2 बच्चे भी हो गए। केशव और निशा जैसे जैसे वे बड़े होने लगे उनकी ज़रूरतें भी बढ़ने लगीं। उनके ससुराल में उनके जेठ और देवर दोनों अच्छी नौकरियों में थे। बुआ के बच्चों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती थी, जो उनको गवारा नहीं था। बच्चों को सम्मानपूर्ण जिंदगी देने के लिए वह पास के ही एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी। अपनी कर्मठता और दृढ़ निश्चय के कारण जल्द ही ऊंचे क्लासों में भी पढ़ाने लगी। खाली समय में ट्यूशन भी पढ़ाने लगी। जीवन में मिली चुनौतियों को उन्होंने स्वीकारा और साहस से उसका मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। उन दिनों दोनों एक ही शहर में रहने के कारण मैं और केशव एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। केशव बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज था। मेरे नंबर भी बुरे नहीं आते थे, पर लाख कोशिशों के बावजूद नंबरों के मामले में मैं हमेशा उससे पीछे रह जाती। हालांकि वह पढ़ाई में मेरी हर संभव सहायता करता। बीए के बाद हम दोनों ने एमए में नामांकन तो करवाया, पर एक सकारात्मक सोच के साथ यूपीएससी की परीक्षा की तैयारियों में जुट गए थे। मैं भी पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती थी, पर पापा ने मौका ही नहीं दिया। अपने सिर का बोझ उतारने के लिए मेरी शादी तय कराए। पापा का निर्णय हमेशा से निर्णायक होता था, इसलिए कुछ भी कहना बेकार था। शादी के बाद मिली नई नई जिम्मेदारियों को निभाने में मैं इतनी व्यस्त हो गई कि पढ़ाई लिखाई सब भूल गई। तभी एक दिन पता चला कि केशव आईएएस अधिकारी बन गया है। ट्रेनिंग में जाने के पहले वह मुझसे मिलने भी आया। केशव का ट्रेनिंग अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि निशा को भी मेडिकल में एडमिशन मिल गया। बुआ की खुशी का ठिकाना न रहा।
कभी अपने लिए देखे गए सपने को बेटी ने साकार कर दिखाया था। बच्चों की अभूतपूर्व सफलता ने बुआ की किस्मत पलट दी। वह आर्थिक और मानसिक रूप से समर्थ तो हो ही गई थी, समाज में भी उनका मान सम्मान और रुतबा बढ़ गया था। अब तो बुआ अपने जीवन में उगाए नए पलों को हर उस आदमी को दिखाना चाहती थी जो कभी उन्हें शब्दों के व्यंग बाणों से घायल कर उनका निरादर करते थे। केशव के लिए अब उनके पास ढेरों रिश्ते आने लगे थे, कभी जिनके दहलीज पर बुआ को कदम रखने की भी हिम्मत नहीं होती थी, अब वही लोग उनकी दहलीज पर बैठे उनसे रिश्ता जोड़ने की बातें कर रहे थे, जिससे बच्चों की सफलता का एक शक्ति युक्त अभिमान उनके दिलो दिमाग पर छाने लगा था। उन्होंने यह जानते हुए भी कि केशव नंदिनी से प्यार करता है और कभी उन्हें भी नंदिनी बहू के रूप में पसंद थी, फिर भी उन्होंने केशव की शादी एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की बेटी स्मिता से तय करने का मन बना लिया था। जैसे ही केशव को मालूम हुआ, वह बुरी तरह से झुंझला उठा। माँ, आपको क्या हो गया है? हम लोग निम्न मध्यवर्गीय परिवार के लोग हैं। सक्सेना साहब की लड़की स्मिता कॉन्वेंट से पढ़ी, तेज स्वभाव की, अत्यंत आधुनिक लड़की है। उसकी बोलचाल, खान पान और पहनावा सब हम लोगों से अलग है। खासकर आपकी सोच से उसकी सोच पूरी तरह अलग होगी। आपके कहने पर भी न वह घूंघट डालेगी, न ही साड़ी पहनेगी। जानबूझकर आप क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहती हैं? आपको तो नंदिनी जैसी लड़की चाहिए। शायद जाने अनजाने माँ को याद दिला रहा था कि वह नंदिनी से प्यार करता है। नंदिनी का नाम सुनते ही बुआ बिदक उठी थी। तुम इस खाम ख्याली में मत रहना कि मैं तुम्हारी शादी नंदिनी जैसी साधारण लड़की से और उसके जैसे साधारण परिवार में करूंगी। अगर नंदिनी से शादी हो गई तो लोग कहेंगे, देखो अपनी औकात पर आ गई। मैं स्मिता जैसी सर्वगुण संपन्न लड़की से तुम्हारी शादी करूंगी, तो चिंता मत कर, मैं उसके साथ एडजस्ट कर लूंगी। अगर तुमने मेरी इच्छा का खून कर नंदिनी से शादी की बात की तो जहर खा लूंगी मैं और अपनी जान दे दूंगी। बुआ अच्छी तरह जानती थी कि केशव उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो त्याग किया था वह किसी से छुपी नहीं थी। वही हुआ भी। पहले केशव मेरी शरण आया। मैंने बुआ को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह किसी भी शर्त पर नंदिनी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं हुई। केशव और भी लोगों के द्वारा माँ को मनाने की कोशिश करता रहा, पर वह नहीं मानी। तब लाचार होकर केशव बोला, माँ, आपको मेरी बात नहीं माननी है मत मानिए, पर एक बात जान लीजिए कि आप जिसे बहू बनाकर लाएंगी वह अगर आपके साथ कुछ गलत करेगी तो उसकी जिम्मेदार भी आप ही होंगी। मैं हरगिज आपका साथ नहीं दूंगा। बुआ ने उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना खुशी खुशी केशव की शादी स्मिता से तय कर दी। बुआ को हो या न हो, पर एंगेजमेंट के दिन ही स्मिता के घर वालों का नकली औदार्य में मुझे आगत के कदमों की आहट मिल गई थी। शादी के बाद तो जल्द ही बुआ को भी बहुत कुछ समझ में आने लगा था। स्मिता का पहनावा ही नहीं, बोलचाल भी इतना अलग और दंभ से भरा था कि एक सप्ताह में ही बुआ को लगने लगा था कि उनके परिवार की परंपरा और संस्कारों की धज्जियां उड़ जाएगी। खान पान भी इतना अलग था कि बुआ के मेहनत और प्यार से बनाए खाने पड़े ही रह जाते और वह ऑर्डर देकर मंगाए बर्गर और पिज्ज़ा से अपना और केशव का पेट भरती। शादी के एक हफ्ते बाद ही वह केशव के साथ मुंबई चली गई। फिर पलटकर बुआ के उस छोटे से घर में आने का कष्ट नहीं किया। मुंबई में वह आराम से अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चला रही थी, जहां बुआ के लिए कोई जगह नहीं थी। कभी बुआ और फूफा जी बेटे से मिलने जाते भी तो बेटे को अपने कामों से फुर्सत नहीं मिलती और बहू को सैर सपाटे और पार्टियों से। दोनों बच्चे मसूरी के हॉस्टल में रहते थे। परायों की तरह वह दोनों घर के एक कोने में पड़े रहते। एक नौकर उन लोगों के देखभाल के लिए रहता। बच्चे घर पर होते भी तो उन्हें अपने गवार दादा दादी से मिलने की इजाजत नहीं थी। अब उस घर में स्मिता के मायके वालों का मान सम्मान था। वे लोग अक्सर बुआ और फूफा जी की अवहेलना कर सिर्फ केशव का सम्मान करते। धीरे धीरे बुआ का यह हाल हो गया कि बहू के बनाए सीमा रेखा के बाहर बैठी अतृप्त त्रिषित मन से बेटे के आशातीत वैभव को निहारती रहती। जिस सुख की कल्पना में जी तोड़ मेहनत की थी वे इच्छाएं पूरी भी हुई, पर उसकी तासीर ही बदल गई। उन्हें ही बेटे की जिंदगी से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। फूफा जी के अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु के बाद बुआ ने बेटे के पास जाना ही छोड़ दिया। उन्हें खामोश रहना ही सही लगा। बुआ से ही नहीं, हम सबों से केशव की दूरी काफी बढ़ गई थी। उसके सारे पुराने दोस्त उससे अलग हो गए। बरसों बाद वह आज शायद
एक बार फिर टूटी कड़ियों को जोड़ने निकला था। मैं उसके लिए उसकी पसंद की कचौड़ी और चटनी लेकर आई तो उसकी आंखें चमक उठी। मेरे कहने से पहले ही प्लेट उठाकर खाने में जुट गया। खाना समाप्त कर बोला, दी आपको अभी भी मेरी पसंद याद है? बहन हो तुम्हारी, कैसे भूल सकती हूँ। वह पहले की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर देर तक बैठा इधर उधर की बातें करता रहा। तभी अचानक ही पूछ बैठा, दी नंदिनी कहाँ है? उसकी शादी कहाँ हुई है? मैं उसे नेहा की शादी में बुला लूं। मैं उसकी बातें सुन स्तब्ध रह गई। अपने पहले प्यार को वह आज तक भुला नहीं पाया था। वह तो पटना में ही है, यहीं के कॉलेज में पढ़ाती है, पर उसने शादी नहीं की है। तुम उससे ना मिलो तो वही अच्छा है। मेरी बातें सुन उसका चेहरा काफी निरीह हो आया था। वह निर्वाक चुपचाप बैठा, कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर धीरे से उठकर चला गया। शादी के दिन मैं जरा पहले ही पहुंच गई। केशव ने पटना का एक प्रसिद्ध हॉल बुक करवाया था। अंदर घुसते ही स्मिता से सामना हो गया। वह बेहद खुश नजर आ रही थी। मुझे देखते ही गाने वालियों को सुनाकर बोली, बुआ देर से आई हैं, कुछ चुन चुनकर गालियां सुनाओ। एक हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। मायके के इसी मीठे नोक-झोंक के लिए ही तो किसी भी लड़की का मन मायके के गंगोत्री में डुबकी लगाने के लिए बेचैन रहता है। साथ लाए उपहार को स्मिता को सौंप कर मुड़ी तो निशा से नजरें चार हुईं। फिर तो उस भीड़ भाड़ में भी एक एकांत कोना ढूंढ हम दोनों बातों में मशगूल हो गए। तभी मुझे याद आया, अरे निशा, शाम होने वाली है। कितने ही शादी के विधि बाकी होंगे, चल चल कर हम लोग मिलकर उसे पूरा करवाते हैं। बैठो न दी, कैसा विधि विधान, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। एक बार शादी के समय ही पंडित जी को जो विधि करवाना होगा करवा देंगे। अभी तक बुआ की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। सभी की शादी में तो सारी रस्में वहीं पूरा करवाती थी, पर आज कहाँ है? अम्मा आई कहाँ है जो रस्में निभाएंगी? उसे तो भैया भाभी मुंबई में ही छोड़ आए हैं। भाभी का कहना है वह काफी कमजोर हो गई हैं। विवाह में आती तो भीड़ भाड़ में कौन उन्हें संभालता। बोलते बोलते निशा की आंखें भर आईं। थोड़ी देर तक हम दोनों बहनों के बीच गहरा सन्नाटा छा गया। एक अनकही घनीभूत पीड़ा का एहसास हम दोनों के बीच पसरने लगा था। तभी वहां स्मिता आ गई थी। अरे दी, आप तो आज बहुत सुंदर लग रही हैं, पर गहने आपके वही आउटडेटेड डिजाइन वाले हैं। समय बहुत बदल गया है, कुछ नए गहने बनवाइए। वह हंसते हुए चली गई और निशा भुनभुनाने लगी, दी आपने भाभी को देखा? जरा सा मौका मिलते ही हमारे ऊपर गवार होने का लेबल लगाकर चली गई। तभी जाने कहां से घूमता फिरता केशव आकर बैठ गया। मेरी व्यवस्था कैसी लगी दी? बहुत सुंदर। तुम तो शुरू से ही हर काम व्यवस्थित ढंग से करते हो, कहीं कभी कोई गलती नहीं करते। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला ही तो गलत हो गया दी। काश उस दिन माँ की गलत मांग को नहीं मानता तो आज मेरे सारे रिश्ते खोखले नहीं होते, न ही इतनी जिंदगियां बर्बाद होती। एक बात और, कि अगर इस घर में तुम्हारे मान सम्मान में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। कहीं न कहीं मैं मजबूर हूं। मेरे मान सम्मान की चिंता तो तू मत कर, बारातियों के स्वागत की चिंता कर। बहन हूं तेरी, तेरे दिल की सारी बातें समझती हूँ। हम दोनों के रिश्ते परिस्थितिवश उलझ जरूर गए हैं, पर टूटे नहीं हैं। थोड़ी देर में कई लोग केशव को ढूंढते उसे लेने के लिए आ गए। वह अपनी भरी हुई आंखें पोंछता वहां से चला गया। उस दिन देर रात जब मैं शादी से लौट रही थी, मुझे यही लग रहा था कि जीवन में लिया गया एक गलत फैसला सब कुछ उलट पुलट कर देता है। सब कुछ पाकर बुआ का दामन खाली ही रहा। किसी ने ठीक ही कहा है, जीवन की वर्तनी गलत हो जाए तो नंबर नहीं कटते, खुशियां ही कट जाती हैं। अभी आप सुन रहे थे रीता कुमारी जी द्वारा लिखी गई कहानी जीवन की वर्तनी। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।